नमस्कार साथियों, मैं अजय पाल सोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है और वो हमारे पास है कौन सा? प्रेपोजिशन। तो देखिए, हमारे पास जो टॉपिक आता है आज का, ये एग्ज़ाम के हिसाब से बड़ी अहमियत रखता है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है साथियों, वो हमारे पास है प्रेपोजिशन। इसको प्रीपोजिशन बिल्कुल ना बोले, इसको हम प्रेपोजिशन बोलेंगे। और प्रेपोजिशन होता क्या है, या प्रेपोजिशन हम बोलेंगे किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। तो देखिए, इसका मीनिंग इसी के अंदर ही छुपा हुआ है, पोजीशन और प्री, यानी एक ऐसा वर्ड जो टाइम और प्लेस को लेके पोजीशन बताता है, उसको जनरली टाइम और प्लेस को लेके क्या बताता है? पोजीशन बताता है। उसको हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है कि टाइम और प्लेस को लेके पोजीशन किस तरह से बताता है। तो साथियों, स्टेप वाइज हम बहुत सारे इस तरह से कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, एक ही प्रेपोजिशन को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग के बेस पे होगी बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें जो है याद करने वाली भी होगी। तो चलिए इसी चीज़ को आगे लेते हुए हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम कुछ प्रेपोजिशंस पढ़ते हैं कंपेयर कर करके, ठीक है? तो रेडी है आप लोग? तो वहाँ पर देखिए, रटने की बजाय मैं आपको जो बोलूँगा उसको आपको समझना है, अपने साथ जो है कहीं न कहीं उसको आप कह सकते जोड़ना है, कनेक्ट करके सीखना है कहीं न कहीं, ठीक है? तो रेडी है आप लोग? चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम बात करेंगे इन और इनटू, बहुत ही बेसिक तरीके से, ठीक है? देखिए, इनके और भी बहुत सारे प्रयोग है, एक साथ में सारे नहीं पढ़ने, हमें स्टेप वाइज पढ़ने हैं, ठीक है? और यहां हम बात करेंगे पोजीशन की, टाइम की भी बात नहीं कर रहे, यहां हम बात कर रहे हैं पोजीशन की। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी वस्तु किसी कंपाउंड में, कंपाउंड का मतलब होता है चार दीवारी या फिर कोई एक एरिया, है ना? जरूरी नहीं है कि उसके अंदर दीवार हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एक खेत में हैं जिसकी एक बाउंड्री है, अब जरूरी नहीं है वो बाउंड्री बना रखी हो, वो एक बाउंड्री खींच भी रखी हो, तो उसको भी क्या बोलेंगे? हम कंपाउंड बोलेंगे। एक रूम को भी क्या बोलेंगे? कंपाउंड। गार्डन को भी क्या बोला सकता है? कंपाउंड। तो कोई भी अगर वस्तु किसी कंपाउंड के अंदर स्थिर अवस्था में है तो हम, या कंपाउंड के अंदर है, ऐसा अगर हम शो करना चाहते हैं तो आप किसका यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि वी आर सिटिंग इन अ क्लासरूम। तो वी आर सिटिंग इन अ क्लासरूम में देख सकते हैं कि हमारी पोजीशन का है, क्लासरूम के अंदर है। तो क्लासरूम क्या हो गया साथियों? एक आप कह सकते हैं कि कंपाउंड हो गया। तो कंपाउंड के अंदर कोई चीज स्थित है तो आप किसका यूज करते हैं? इनका। वहीं पे अगर कोई चीज किसी कंपाउंड की तरफ गतिमान अवस्था में है, अगर कोई भी चीज किसी दूसरी चीज की तरफ गतिमान अवस्था में है और एंटर करने वाली है या एंटर करेगी या फिर एंटर उसने किया था, इस तरह का कॉन्सेप्ट है ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बॉल है, आपने फेंकी और वो कुएं में गई, तो कुआं क्या है? कंपाउंड, जिसके अंदर बॉल गतिमान अवस्था में होके गिरी थी। तो आप देख सकते हैं कि एक चीज दूसरी चीज की तरफ गतिमान अवस्था में थी और वो अंदर चली गई थी, एंटर कर गया था। तो हमने कौन सा क्या यूज करना है? हमें इनटू। जैसे हमने बोला द बॉल फेल इनटू द वेल, इनटू द। तो देखिए यहां पर हमारे पास है कि द बॉल फेल इनटू द वेल। तो देखिए, गिरी इनटू द वेल, तो आप देख सकते हैं ये बॉल जो है वेल की तरफ गतिमान अवस्था में थी और उसके अंदर एंटर कर गई थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे मान लेते हैं कि एक पिंजरा है और एक टाइगर उसके अंदर मूव करते हुए जा रहा है, मूव करते हुए एंटर कर रहा है। तो हमने बोला कि द टाइगर is moving into the cage। तो द टाइगर इज मूविंग इनटू द केज। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मूविंग इनटू द केज, तो यहां पर आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ रहे हैं कि ये चीज
इस चीज की तरफ गतिमान अवस्था में है और एंटर करने वाली है, या एंटर कर गई थी या एंटर करेगी। तो इस तरह का चीज, इस तरह की कंडीशंस बताने के लिए आप किसका यूज करते हैं, इनटू का। तो ये एक बेसिक डिफरेंस, हालांकि देखिए इनटू का और भी प्रयोग है, इनके और भी प्रयोग हम देखेंगे। तो यहां पर पहला चीज हमने देखा कि कोई कंपाउंड के अंदर कोई चीज स्थित है तो इन आएगा, कोई कंपाउंड के अंदर कोई चीज एंटर करने वाली है, एंटर करेगी या एंटर की थी तो क्या आ जाएगा, इनटू हो जाएगा। वहीं पे हमारे पास जो है एक और चीज आती है इनटू से रिलेटेड, कि अगर कोई भी चीज अपनी फॉर्म बदल के एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आ जाती है, फॉर्म चेंज कर लेती है, तो भी आप किसका यूज करते हैं, इनटू का। कैसे फॉर्म चेंज कर लेती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि प्लीज ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। जैसे एक सेंटेंस है, मैं घर जा रहा हूं, अब कॉलेज को ट्रांसलेट करो, उसका अनुवाद करो उसको किसमें, इंग्लिश में, आई एम गोइंग होम। तो देखिए ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, यानी हिंदी में था उसको इंग्लिश में बदलो, यानी फॉर्म क्या कर रहे हैं हम, चेंज कर रहे हैं। तो यहां पर आपने किसका यूज किया, इनटू का। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला व्हेन वी हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर। तो आप देख सकते हैं फॉर्म चेंज हो रही है। हम आइस को जब गर्म करते हैं तो वो किस में बदल जाती है, वाटर में बदल जाती है। तो वाटर में बदल जाती है, इसका मतलब है कि उसकी फॉर्म जो है वो आइस से किस में आ जा रही है, वाटर में आ जा रही है। तो ये एक बहुत ही छोटा सा आप कह सकते हैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमारे पास इनटू से रिलेटेड था, जिसको आपको दिमाग में रखना है। इनटू का कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, और ये एक छोटा सा पॉइंट। लेकिन इससे पहले जो हमने पढ़ा इन और इनटू से जो हमने कहीं कंपैरिजन किया है साथियों, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम कुछ और प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे पोजीशन से रिलेटेड, फिर हम धीरे धीरे वापस इनका प्रयोग भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ें होगी। तो यहाँ पर अभी मैं आपको जो छोटी छोटी चीज़ें बताने जा रहा हूँ उनको कहीं कनेक्ट करते हुए, अपने साथ जोड़ते हुए आप चीज़ों को सीखना है, समझना है। तो पोजीशन से रिलेटेड कुछ और प्रेपोजिशंस हम देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जिससे पहला हमारे पास है ऑन। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक, बहुत ही आसान सा लॉजिक, कि कोई भी चीज अगर किसी सरफेस के ऊपर स्थित है, किसके, सरफेस के ऊपर, जिसमें आप ऑब्वियसली सरफेस के ऊपर है मतलब कि उनके बीच में कांटेक्ट भी है, तो उसको शो करने के लिए हमेशा क्या आएगा हमारे पास, ऑन आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला द बुक इज ऑन द टेबल। तो द बुक इज ऑन द टेबल, इसका मतलब यह है कि बुक टेबल के ऊपर है। तो टेबल एक सरफेस है, उसके ऊपर क्या है, बुक है। तो आप एक कनेक्शन देखिए, अपने आप से कनेक्ट करके देखिए, विजुअलाइज कीजिए चीजों को। लेकिन वहीं पे अगर कोई भी चीज किसी सरफेस के ऊपर जो है आप कह सकते हैं कि मूव करके आती है ना, या मूवमेंट में है, तब आप ऑन का यूज नहीं करते, आप किसका यूज करते हैं, अपॉन का। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला अ कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, कि कैट जो है वो टेबल पे जंप उसने किया था। इसका मतलब कि वो सरफेस पे आई तो थी लेकिन मूवमेंट करके आई थी, मोशन में आई थी कहीं कहीं। सो ये इस तरह से हम सीखते जाएंगे छोटी छोटी चीजें। तो हमने देखा कि कोई भी चीज अगर किसी सरफेस के ऊपर स्थिर अवस्था में है तो क्या आएगा हमारे पास, ऑन। फिर हमने देखा कोई भी चीज किसी सरफेस के ऊपर जो है मूवमेंट करके आती है, तब हमारे पास क्या आएगा, अपॉन। वहीं पे हमारे पास जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कोई भी चीज किसी सरफेस के ऊपर तो स्थित तो है, लेकिन उस सरफेस और उस चीज के बीच में कोई आप कह सकते हैं कि फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, वो उसके ऊपर स्थित है, तो उस जगह पर हम किसका यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक छत है और छत के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो छत के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो ऑब्वियसली छत के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो आप इसको ना इमेजिन कीजिए, इस छत क्या होगी, सरफेस, हेलीकॉप्टर हो गया, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, तो फिर क्या आ जाएगा, ओवर। तो हमने बोला द हेलीकॉप्टर इज होवरिंग ओवर द रूफ। देखिए, मंडराने को या हेलीकॉप्टर के उड़ने को होवर कहते हैं, फ्लाई नहीं कहते हैं, ध्यान रखें आप इस चीज का। तो हमने बोला द हेलीकॉप्टर इज होवरिंग ओवर द रूफ, तो हेलीकॉप्टर जो है उड़ रहा है रूफ के ऊपर। तो इन इस तरह के जो कनेक्शंस होते हैं उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ओवर का। वहां पे ये भी ध्यान दें कि अगर कोई भी सरफेस किसी आवरण से ढका हुआ है, कोई सरफेस किसी आवरण से ढका हुआ है, तो उसके लिए भी ओवर का यूज होएगा। तो उसके लिए ओवर का यूज होगा। तो ये हमने बोला ये कैसे होगा, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चा है, सो रहा है, माता जी ने उस बच्चे के ऊपर क्या उड़ा दिया, एक आप कह सकते हैं कि एक रजाई उड़ा दी, क्विल्ट। तो बच्चा एक सरफेस है, उसके ऊपर एक आवरण आ गया, क्या, रजाई, क्विल्ट। तो हमने बोला द मदर पुट अ क्विल्ट ओवर द चाइल्ड। तो द मदर पुट अ क्विल्ट ओवर द चाइल्ड। तो चाइल्ड क्या है, एक सरफेस है, और उसके ऊपर आवरण किसका आया, रजाई का। तो हमने किसका यूज किया, ओवर का। तो अभी कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझेंगे, लेकिन मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा इसको कि कोई भी चीज किसी सरफेस के ऊपर स्थित है तो ऑन और ओवर दोनों आता है, लेकिन अगर वो चीज उसके टच है तो ऑन आएगा, टच नहीं है तो ओवर आएगा। उसी तरह से कोई सरफेस किसी आवरण से ढका हुआ है तो भी आप किसका यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। फिर हमारे पास पॉइंट आता है कि अगर कोई चीज किसी सरफेस के नीचे है तो आप किसका यूज करेंगे, अंडर का। जैसे हमने बोला द कैट इज हिडन अंडर द बेड। कैट जो है वो बेड के नीचे जो है वो क्या है, छुपी हुई है। सो आप देख सकते हैं कोई सरफेस के नीचे है तो हम किसका यूज करेंगे, अंडर का। सरफेस के ऊपर है तो देखिए सरफेस के ऊपर है तो टच है या नहीं है तो ऑन आएगा, ऊपर है तो नहीं आएगा, ओवर आएगा। और अगर मूवमेंट में है तो अपॉन आ जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देख के हम ओवर और अंडर को और समझते हैं, फिर हम ध्यान से कुछ चीजों का विश्लेषण करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रख रहा हूं। जैसे हमारे पास एक पुल है, सड़क है, पुल है, और यहां पर जो है समझ ही सकते हैं हम क्या लिखना चाहते हैं कि रिवर है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम जो है ये बोलना चाहते हैं कि पुल जो है वो रिवर के ऊपर है। पुल जो है वो क्या है, ब्रिज जो है वो रिवर के ऊपर है। या फिर हम बोलना चाहते हैं ब्रिज के नीचे रिवर है, या ब्रिज के नीचे से रिवर बह रही है। तो यहां पर दो जो सिचुएशंस बनती है उसमें से पहली सिचुएशन है कि रिवर के ऊपर ब्रिज है, तो रिवर एक सरफेस हो गया जिसके ऊपर क्या है, ब्रिज है। सो ऑब्वियसली कोई भी सरफेस के ऊपर कोई चीज अवेलेबल है, उपस्थित है, पोजिशनड है, तो आप किसका यूज करते हैं, ओवर का। तो हमने बोला द ब्रिज इज ओवर द रिवर। द ब्रिज इज ओवर द रिवर। बहुत ही आसान है। हमने बोला कि द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। रिवर जो है वो ब्रिज के नीचे से बह रही है।
तो रिवर ब्रिज के नीचे से बह रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कि ये एक सरफेस हो गया और उसके नीचे क्या है, हमारे पास रिवर है। चलिए ओवर और अंडर के एक्सक्यूज मी कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक टी शर्ट है, उसके ऊपर मैंने कोट पहना हुआ है, तो मैंने बोला कि मैंने टी शर्ट के ऊपर कोट पहना हुआ है, पहली चीज। या अगर मैंने इसके ऊपर स्वेटर पहन लिया, तो मैंने बोला कि टी शर्ट के ऊपर स्वेटर पहना हुआ है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी, मैंने बोला कि स्वेटर के नीचे टी शर्ट पहना हुआ है, तो दो सिचुएशंस आ गई, राइट। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि टी शर्ट के ऊपर स्वेटर है, तो टी शर्ट एक सरफेस हो गया जो किस आवरण से ढका हुआ है, स्वेटर से। तो हमने बोला I wore a sweater over the t-shirt. तो आई वॉर अ स्वेटर ओवर द टी शर्ट, यानी मैंने टी शर्ट के ऊपर क्या पहन रखा है, स्वेटर पहन रखा है। तो टी शर्ट एक सरफेस हो गया जो किस आवरण से ढका हुआ है, स्वेटर से। तो हमने किसका यूज किया, ओवर का। अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि स्वेटर के नीचे टी शर्ट है, तो हमने बोला आई वॉर अ टी शर्ट अंडर द स्वेटर। आई वॉर अ टी शर्ट अंडर द स्वेटर, इसका मतलब कि स्वेटर हमारे पास क्या एक सरफेस है जिसके नीचे क्या है, हमारे पास टी शर्ट है। तो साथियों, ये ओवर और अंडर के कहीं न कहीं हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको समझना जरूरी होता है, छोटे छोटे से पोर्शंस होते हैं। इसमें भी और चीजें मैं ऐड करने जा रहा हूं, ध्यान से उनको समझें। लेकिन उसके साथ में ही जो है, उससे पहले हम बात करेंगे अबव या बिलो की। तो देखिए, अबव या बिलो की जब भी हम बात करते हैं, तो कोई भी एक फिक्स स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड से ऊपर अगर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अबव। और स्टैंडर्ड से नीचे अगर है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बिलो। तो हमने बोला ये स्टैंडर्ड वाला कॉन्सेप्ट क्या है, तो ध्यान दीजिएगा स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला यू कैन नॉट एंटर दिस प्लेस बिकॉज या फिर चलिए दूसरा एग्जांपल देते हैं। अब लोग हमने बोला कि द रिवर इज फ्लोइंग 100 feet below the bridge। या हमने बोला कि द ब्रिज इज 100 feet above the river। तो देखिए, यही एग्जांपल मैंने थोड़े टाइम पहले देखा था जहां पर हमने ओवर या अंडर का यूज किया था, लेकिन वहां पे एक स्टैंडर्ड नहीं था हमारे पास। हमने तो यही था कि द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, लेकिन जैसे आया 100 feet, तो एक क्या आ गया हमारे पास, स्टैंडर्ड आ गया। और एक स्टैंडर्ड आ गया तो ऑब्वियसली हमने जो है फिर यहां पर किसका यूज किया है, ओवर की जगह अबव का और अंडर की जगह बिलो का। तो वही है कि जो भी कोई स्टैंडर्ड से ऊपर होगा तो हमारे पास अबव होगा, स्टैंडर्ड से नीचे होगा तो क्या होगा, बिलो होगा। सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही आसान सा पॉइंट हमारे पास आता है। लेकिन वहीं पे अगर हम एज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एज की, तो वहां पर अबव एज या बिलो एज नहीं होता है। आप वहां पर जो है ओवर एज या अंडर एज की बात करते हैं। उसी तरह से आप जो है
अबव वेट नहीं लिख सकते, या अंडर वेट, सॉरी बिलो वेट नहीं लिख सकते, या तो ओवर वेट होगा या फिर अंडर वेट होगा। तो ये भी ध्यान रखें। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ एज और वेट तो एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं ना कि भाई आप वोट नहीं दे सकते क्योंकि आप बिलो एज है, 18 साल से बिलो है, तो नहीं ओवर अंडर एज हो सकता है। तो ये ध्यान रखें कि एज और वेट के लिए आप ओवर और अंडर का यूज करते हैं, अबव या बिलो का यूज नहीं करते हैं। तो ये छोटे छोटे कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स हमारे पास थे, अबव, बिलो, अंडर या ओवर से रिलेटेड, जिनको दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हमारे पास जो है पोजीशन से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे पास एक वर्ब है एंटर। क्या है हमारे पास? एंटर। एंटर के बाद में अगर कोई प्लेस आएगा तो कभी भी और कभी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा। तो नो प्रेपोजिशन प्लेस आएगा तो, जैसे हमने बोला ही एंटर्ड इनटू या इन द रूम, तो हमने बोला गलत है, ये कभी नहीं आएगा। एंटर के बाद प्लेस आ गया, जिस जगह एंटर किया जा रहा है तो वहां पर कभी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा, ये साथियों समझें आप। लेकिन हाँ, अगर किसी डील में एंटर हुआ जा रहा है या किसी वॉर में भी एंटर हुआ जा रहा है ना, एग्रीमेंट में एंटर हो रहे हैं आप, कुल मिला के शॉर्टकट में मैं आपको बताऊं तो जगह कोई प्लेस के अलावा किसी चीज और चीज में एंटर हो रहे हैं तो आप हमेशा याद रखिए एंटर के बाद में इनटू का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला ही एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द कंपनी। तो ये एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द कंपनी, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इनटू का जो प्रयोग किया गया है वो एंटर के बाद, वो प्लेस के हिसाब से नहीं है, वो किसके हिसाब से है? एग्रीमेंट के हिसाब से। तो ये छोटा सा पॉइंट आप दिमाग में रखें कि एंटर एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में प्लेस आता है तो प्रेपोजिशन का यूज बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें आप। फिर हमारे पास जो है आता है आफ्टर और बिफोर। अब देखिए हमारे पास आफ्टर और बिफोर एक कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं आपको कहूं तो प्रेपोजिशन भी है, कंजंक्शन भी है। जैसे बिफोर जो है वो प्रेपोजिशन भी है, कंजंक्शन भी है, एडवर्ब भी है। तो आपने बोले ये क्या है, ये चीज है क्या? तो उसको बहुत ही आसान भाषा में साथियों हम समझते हैं। पहले हम बिफोर की बात करेंगे, फिर हम आफ्टर की बात करेंगे और चीजों को बहुत आराम से समझेंगे भी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हम बिफोर की बात करें तो जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, हमने बोला द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा आई हैव सीन हिम बिफोर। और तीसरा हमने सेंटेंस लिखा कि प्लीज ट्राई टू रीच बाय 10 PM। तो
अब हमारे पास जो पॉइंट है वो पॉइंट बहुत सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है कि प्लीज ट्राई टू रीच बाई 10 PM। तो यहाँ पर हमारे पास सॉरी बिफोर 10 PM, अभी बाई वाला रूल मैं आपको बताने जाऊंगा इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए 3 कंडीशंस में बिफोर का प्रयोग किया जा रहा है। पहले में क्या है कि 2 क्लॉजेस यानी 2 उपवाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। कौन? क्लॉज 1 क्लॉज 2, उनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बिफोर। तो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को जोड़ने का काम बिफोर कर रहा है, तो ये यहां पर हमारे पास क्या हो गया? कंजंक्शन। कुछ नहीं है, मीनिंग सेम ही है। मीनिंग तो क्या है? पहले। लेकिन जब 2 क्लॉजेस यानी 2 उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है तो बिफोर कंजंक्शन कहलाता है कि ट्रेन जाने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। सेकेंड वाले आप देखें, बिफोर के बाद में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो बिफोर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में आज से पहले के संदर्भ में, आज से पहले नहीं, जैसे हमने बोला आई हैव सीन हिम बिफोर, मैंने उसे पहले देखा है, तो मैंने उसे पहले देखा है नहीं, अब से पहले देखा है। मैं आई हैव नॉट सीन हिम बिफोर यानी मैंने आज से पहले इसको कभी नहीं देखा है। तो अभी जो टाइम आ रहा है उससे पहले, ये जो संदर्भ है पहले वाला संदर्भ, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बिफोर का यूज एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पे इस तरह से किया जाता है। तो यहां पे क्या है हमारे पास? एडवर्ब ऑफ टाइम। और नेक्स्ट है प्लीज ट्राई टू रीच बिफोर 10 PM यानी 10 बजे से पहले आने की कोशिश करें। तो बिफोर के बाद में जब टाइम का एक्सप्रेशन आता है तब बिफोर क्या है? एक प्रेपोजिशन का काम करता है। बिफोर का एक प्रयोग ये आ जाता है, ये और भी प्रयोग अभी पढ़ेंगे हम, लेकिन टाइम के संदर्भ में बिफोर का प्रयोग जब होता है यानी बिफोर के बाद में जब टाइम का एक्सप्रेशन आता है साथियों, तो वहां पर मतलब होता है प्रायर टू द गिवन टाइम यानी जो समय दिया हुआ है उससे पहले, है ना। तो जैसे बिफोर 10 PM यानी 10 बजे से पहले। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट हम समझने की बात कर रहे हैं वो यह है कि एक ही वर्ड है, अलग अलग जगह से यूज किया जाता है। पता कैसे करना है? 2 उपवाक्यों को जोड़ रहा है तो कंजंक्शन है, बिफोर के बाद में कुछ नहीं आ रहा है तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, और बिफोर के बाद में टाइम का कोई एक्सप्रेशन आ रहा है मतलब कि वहां पे क्या है? वो प्रेपोजिशन है। अब बिफोर एज ए प्रेपोजिशन जब यूज होता है तो अलग अलग तरीके से होता है, जिसमें पहला तरीका हमारे पास है टाइम से रिलेटेड। तो बिफोर का यूज जब टाइम से होता है तो वहां पर जो है इसका मतलब होता है कि जो भी टाइम दिया हुआ इससे पहले, जैसे अभी हमारी बात हुई कि बिफोर 10 PM यानी 10 बजे से पहले। इसी संदर्भ में आप चाहें, हम सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट की, इसी कॉन्टेक्स्ट, इसी संदर्भ की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो आप जो है बिफोर की जगह बाई भी लगा सकते हैं, मीनिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। तो अगर यहां मैं ये भी लिख सकता हूं बाई 10 PM, तो देखिए एट लास्ट मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कहने के तरीके में डिफरेंस आ जाएगा। जैसे हमने बोला प्लीज ट्राई टू रीच बिफोर 10 PM यानी 10 बजे से पहले आ जाना। मैं बोलूं प्लीज ट्राई टू रीच बाई 10 PM यानी 10 बजे के बाद मत आना। तो 10 बजे के बाद मत आना मतलब क्या हो गया? 10 बजे से पहले ही आ जाना। वहीं पे बिफोर का एक और प्रयोग भी हो जाता है, और वहां पर हम टाइम की बात नहीं करते हैं, वहां पर हम बात करते हैं पोजीशन की। तो यहां पर 2 कहीं ना कहीं प्रेपोजिशंस आते हैं, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। अब यहां टाइम की बात नहीं चल रही, टाइम का कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ लिया, अब हम बात करें पोजीशन की। तो यहां पे यह है कि कोई भी चीज फिजिकली किसी के सामने प्रेजेंट है तब तो हम किसका यूज करेंगे? इन फ्रंट ऑफ का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बहुत बार पढ़ा है कि डू नॉट पार्क योर व्हीकल in front of the gate। तो do not park your vehicle in front of the gate। तो आप देख सकते हैं कि गेट है और व्हीकल एक दूसरे के सामने फिजिकली प्रेजेंट है, तो हमने किसका यूज किया? इन फ्रंट ऑफ।
लेकिन अगर कोई बात, कोई सवाल, कोई मुद्दा अगर आप किसी के सामने रखना चाहते हैं, तो कोई बात, सवाल या मुद्दा तो किसी के सामने कैसे रखेंगे? ये लो मुद्दा रख लिया, नहीं हो सकता ना। तो ये कि जब कोई बात या कोई मुद्दा या कोई सवाल जब आप किसी के सामने रखते हैं, तब आपके सामने के संदर्भ में इन फ्रंट ऑफ का यूज नहीं करते, आप किसका यूज करते हैं? बिफोर का। जैसे इंडिया रेज्ड द इशू ऑफ कश्मीर बिफोर द यूएन, कि भारत ने कश्मीर का इशू, मुद्दा जो है वो यूनाइटेड नेशंस के सामने रखा था। तो हमने बोला कि यूनाइटेड नेशंस के सामने रखा था, तो वहां पर ऑब्वियसली किसी बात का, किसी सवाल का या किसी मुद्दे का किसी के सामने रखने के लिए आप हमेशा किसका यूज करते हैं? बिफोर का। और कोई चीज किसी के सामने फिजिकली प्रेजेंट हो तो हम किसका यूज करते हैं? इन फ्रंट ऑफ का। लेकिन वहीं पे ये भी ध्यान रखें कि जब किसी भी इंसान को कोर्ट या फिर जज के सामने पेश किया जाता है, तो वहां पर के सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ नहीं आता और क्या आता है? बिफोर आता है। तो ये आप ये कह सकते हैं एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, बहुत ही छोटा सा। तो हमने बोला कि द प्रिजनर वॉज टेकन बिफोर या प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट या जज। ये भी छोटा सा एक चीज है, आप दिमाग में रखें कि जब किसी भी इंसान को कोर्ट या जज के सामने लाया जाता है, तो वहां पर के सामने के लिए आप इन फ्रंट ऑफ का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आप किसका प्रयोग करते हैं? ऑब्वियसली बिफोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। वहीं पे हमारे पास जो है आता है आफ्टर। तो अगर हम आफ्टर की बात करें, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि द ट्रेन डिपार्टेड आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आफ्टर दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है, और जो दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करेगा वो क्या कहलाएगा? कंजंक्शन। तो दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम आफ्टर कर रहा है, तो यहां पर क्या है? हमारे पास कंजंक्शन है। लेकिन फिर हमने बोला कि ही रीच्ड होम आफ्टर 10 days। तो यहां पर आफ्टर के बाद में क्या है? टाइम का एक्सप्रेशन है। तो यहां पर आफ्टर क्या है? हमारे पास प्रेपोजिशन है। तो यहां पर हमारे पास क्या है? प्रेपोजिशन है। बहुत सिंपल सा हमारे पास लॉजिक है। तो ये प्रेपोजिशन कब होगा? जब टाइम का एक्सप्रेशन आएगा। मीनिंग दोनों जगह बाद में ही है, लेकिन जब एक क्लॉज जोड़ा जाएगा, एक उपवाक्य जोड़ा जाएगा, उस समय ये कंजंक्शन कहलाएगा। और अगर इस तरह से टाइम का एक्सप्रेशन जोड़ा जाएगा तो उसका प्रेपोजिशन माना जाएगा। ये तो है मानने वाला कॉन्सेप्ट। अब आफ्टर प्लस टाइम आता है, इसका मतलब ये है कि जो समय दिया हुआ है उसके बाद, यानी वो 10 दिन के बाद घर पहुंचा था, है ना। सो अब इसी में थोड़ा सा और आगे की तरफ अगर हम बढ़े, तो आफ्टर के एज ए प्रेपोजिशन का पहला यूज तो क्या हो गया? टाइम से रिलेटेड। तो आफ्टर प्लस टाइम। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं दो एग्जांपल्स आपके सामने लिख रहा हूं, उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने बोला कि ही रीच्ड होम आफ्टर 10 days। या हमने बोला कि, तो यहां पर देखिए आफ्टर 10 days, तो ये एक सही एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ही will reach home after 10 days, तो वहां पर आफ्टर नहीं आएगा और क्या आएगा? इन आएगा। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? तो हमने बोला देखिए, फ्यूचर
फ्यूचर टाइम में अगर कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद होगी, वापस ध्यान सुनिएगा, अगर फ्यूचर टाइम में तो वो टेंस से आपको पता चल जाएगा। कोई भी चीज कुछ समय बाद होगी तो उस जगह फिर आप आफ्टर नहीं लिखते और क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। इसलिए यहां पर आफ्टर सही था, लेकिन यहां पर आफ्टर गलत है, क्या आ गया, इन आ गया। वहीं पे आफ्टर का ये पहला यूज एज ए प्रेपोजिशन हमने बात की टाइम से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं पोजीशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, पोजीशन से रिलेटेड। तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास जो पॉइंट आता है वो हमारे पास पॉइंट आता है बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा, और वो हमारे पास ये है पोजीशन से रिलेटेड कि आफ्टर और बिहाइंड। अब यहां पर दोनों का मतलब होता है पीछे, पीछे तो देखो पीछे। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी चीज किसी के रियर के बैक में प्रेजेंट हो तो ये फ्रंट हो गया। एक मिनट, इसको थोड़ा और आपके लिए, फ्रंट, ये रियर और ये बैक। कोई भी चीज किसी के भी रियर के भी बैक में प्रेजेंट हो तो हमने बोला रियर का बैक क्या हो गया, तो हमने बोला देखिए ये एक स्कूल है और ये एक हाउस है, तो स्कूल का फ्रंट हो गया, ये रियर हो गया और ये क्या हो गया, बैक। तो कोई भी चीज किसी भी चीज के रियर के भी बैक में प्रेजेंट हो तो हम किसका यूज करेंगे, बिहाइंड का। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला माई हाउस इज बिहाइंड द स्कूल। माई हाउस इज बिहाइंड द स्कूल। तो यहां पर बहुत ही आसान तरीके से हमने देखा कि बिहाइंड का मीनिंग यानी पीछे, फिजिकली प्रेजेंट हो। जैसे द बोर्ड इज बिहाइंड मी, बोर्ड मेरे रियर के भी बैक में प्रेजेंट है, बहुत ही आसान सी चीज है। अब इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें आप चाहें तो बिहाइंड की जगह एट द बैक ऑफ भी लिख सकते हैं। एट द बैक ऑफ, हमने बोला कि माई हाउस इज एट द बैक ऑफ द स्कूल। तो हमने बोला माई हाउस इज एट द बैक ऑफ द स्कूल, तो आप चाहें तो बिहाइंड की जगह एट द बैक ऑफ लिख सकते हैं। ये पूरी तरह से क्या है, सही है, ठीक है। अब हमारे पास जो पॉइंट आता है वो हमारे पास ये आता है कि बिहाइंड तो हो गया पीछे, तो आफ्टर भी तो पीछे हो जाता है। तो हमने बोला देखिए क्या है कि जब कोई भी चीज मोशन में है, बल्कि आजकल के संदर्भ में तो ऐसा बहुत बार होता है फिल्मों में, लेकिन ये ऐसा मान लेते हैं कि पुलिस है और चोर है। अब बोलना चाह रहे हैं कि चोर के पीछे पुलिस है, तो चोर के पीछे पुलिस है तो ऑब्वियसली जो है उसका पीछा कर रही है। तो कोई भी एक चीज दूसरी चीज का पीछा करती है, जरूरी नहीं है कि वो दिखाई दे, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि वो दिखाई दे, है ना। तो आप उस पीछा करने के कॉन्टेक्स्ट के लिए किसका यूज कर सकते हैं, आफ्टर का। जरूरी नहीं है वो दिखाई दे, जिसका मीनिंग क्या हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला मुंबई पुलिस इज आफ्टर दाऊद इब्राहिम, तो मुंबई पुलिस इज आफ्टर दाऊद इब्राहिम, तो ऐसा नहीं कि दाऊद इब्राहिम दौड़ता जा रहा है, मुंबई पुलिस भी दौड़ती जा रही है, दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं, उसके पीछे है। सो हमने बोला कि द पुलिस आर आफ्टर द थीफ। तो द पुलिस आर आफ्टर द थीफ, यानी पुलिस चोर के पीछे है। हमने बोला ही इज आफ्टर माई लाइफ, तो ही इज आफ्टर माई लाइफ, यानी वो मेरे जीवन के पीछे है, यानी जीवन के पीछे हाथ धो के पड़े हुए। तो वही है कि कोई भी चीज किसी के पीछे है, अगर फिजिकली प्रेजेंट पीछे है, रियर के बैक में प्रेजेंट है, तो बिहाइंड का यूज होगा, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मेरी हथेली है, आपको दिखाई दे रही हो, ये मार्कर है, दिखाई दे रहा होगा। अब मैंने इसको यहाँ रख लिया, तो मैंने बोला कि द मार्कर इज बिहाइंड माई पाम, बिहाइंड माई पाम, ठीक है। ये मार्कर है, दिखाई दे रहा है आपको, और ये मेरा हाथ है। अब ये मार्कर आगे जाया जा रहा है, मेरा हाथ इसका पीछे पीछे। तो हमने बोला कि माई हैंड इज आफ्टर द मार्कर,
तो इस तरह से हम जो है कहीं न कहीं प्रयोग कर सकते हैं आफ्टर का। और हमने ये भी देखा कि बिहाइंड जो है इसका मीनिंग हमारे पास होता है एट द, उसकी जगह एट द बैक ऑफ का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे ही एट द बैक ऑफ की बात आई तो देखिए हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस आते हैं, ऑन द बैक, एट द बैक और इन द बैक। इसको डायग्राम के थ्रू समझिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के पीछे वाले हिस्से में यहां पर एक रूम है। ठीक है, ये हॉस्पिटल है और यहां पर एक हाउस है। तो आप देख सकते हैं हम दोनों जगह क्या बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल के पीछे रूम है, हॉस्पिटल के पीछे घर है, लेकिन इसका मतलब हॉस्पिटल के पीछे वाले हिस्से में एक रूम है, हॉस्पिटल के पीछे वाले हिस्से में एक रूम है और यहाँ हॉस्पिटल के पीछे एक घर है। तो ये जो पोजीशनिंग होती है इसके लिए तो आता है हमारे पास एट द बैक। तो हमने बोला कि द हाउस इज एट द बैक of the hospital. So the house is at the back of the hospital. अब रूम जो है वो हॉस्पिटल के पीछे वाले हिस्से में, पूरा पीछे नहीं है। तो इस पीछे को दिखाने के लिए हमने बोला कि द रूम इज ऑन द बैक ऑफ द हॉस्पिटल। वहीं पे इन द बैक का प्रयोग किया जाता है इंसान की पीठ के लिए। जैसे हमने बोला ही स्टैब्ड मी इन द बैक। तो ही स्टैब्ड मी, स्टैब का मतलब होता है छुरा घोंपना। तो ही स्टैब्ड मी इन द बैक, तो उसने मुझे पीठ में छुरा घोंपा। तो जब भी इंसान की पीठ की बात आएगी तो हम किसका यूज करेंगे? सिंपल सा है, इन द बैक का यूज करेंगे। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हमारे पास आ जाते हैं ऑन द बैक, एट द बैक और इन द बैक से रिलेटेड। सिंपल से छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। चलिए, तो आज की वीडियो का अंतिम कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। बड़ा ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। रेडी है आप लोग? ध्यान दीजिएगा। देखिए, कोई भी चीज किसी भी वस्तु से मिलकर बनी होती है, कोई भी चीज किसी रॉ मटेरियल से बनी हुई है, कच्चे माल से बनी हुई है, तो उसको शो करने के लिए या तो मेड ऑफ आएगा या मेड फ्रॉम आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे द टेबल इज मेड ऑफ या मेड फ्रॉम वुड। अब टेबल किसकी बनी हुई है? लकड़ी की। इस तरह के सेंटेंसेस की बात चल रही है। जैसे द मार्कर इज मेड ऑफ या मेड फ्रॉम व्हाट? प्लास्टिक। सो कोई भी चीज किस रॉ मटेरियल से बनी हुई है उसको सेंटेंस में शो करने के लिए मेड ऑफ या मेड फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है साथियों। अब मेड ऑफ आएगा या मेड फ्रॉम आएगा, इसके लिए एक चीज का जानना जरूरी है और वो हमारे पास ये है कि अगर वो रॉ मटेरियल उस चीज में विजिबल है, दिखाई देता है, ये एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, तो आएगा मेड ऑफ। और अगर वो रॉ मटेरियल उस चीज में दिखाई नहीं देता या अलग नहीं किया जा सकता तो क्या आएगा? मेड फ्रॉम। तो टेबल अगर लकड़ी से बनाई हुई तो लकड़ी तो दिखाई देती है, इसका मतलब क्या आ जाएगा? मेड ऑफ आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि बटर इज मेड मिल्क। अब ऑफ लगाना है या फ्रॉम लगाना, हमें सिंपल सा लॉजिक है। तो बटर जो है वो मिल्क से बना हुआ है, तो बटर के अंदर क्या मिल्क आपको दिखाई देता है? नहीं। आप अलग कर सकते हैं? नहीं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? फ्रॉम। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि द पेजेस ऑफ योर
notebook are made paper। अब आपकी जो नोटबुक है उसके पेजेस बने हुए हैं किससे बने हुए हैं? पेपर से। तो ऑब्वियसली वो पेपर यानी कागज तो आपको दिखाई देगा, तो क्या आ जाएगा? ऑफ। लेकिन हमने बोला कि पेपर इज मेड ग्रास। पेपर बना हुआ है किससे? घास से। वो भले बैम्बू की हो, किसकी भी हो। तो क्या पेपर के अंदर घास दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास? फ्रॉम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि बियर इज मेड बार्ले। तो बियर बनी हुई थी जौ की। तो जौ बियर के अंदर दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। एक्सपीरियंस है या दिखा है, नॉलेज है, जो भी है, लेकिन ऑब्वियसली क्या आ जाएगा हमारे पास? फ्रॉम। जैसे हमने बोला कि द स्वेटर इज मेड ऑफ वुल। तो स्वेटर किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? वुल से बना हुआ है। तो वुल आपको दिखाई दे रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने, तो इसलिए हमने क्या लगाया? ऑफ। जैसे हमने बोला द वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक, या हमने बोला कि द वॉल इज बिल्ट ऑफ। तो देखिए वॉल के कॉन्सेप्ट में जो है मेड ऑफ की जगह बिल्ट ऑफ भी आ सकता है। तो अगर वॉल हमारे पास ईंट की बनी हुई है या पत्थर की बनी हुई है तो आपको दिखाई देगा वो। तो उस कंडीशन में आपने किसका यूज किया है? ऑफ का। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था। अभी एक और चीज इसमें ऐड करेंगे, तो वो यही है कि कोई भी चीज जिस रॉ मटेरियल से बनी हुई है, वो रॉ मटेरियल अगर आपको दिखाई देता है, वो अलग किया जा सकता है तो मेड ऑफ आएगा, और नहीं दिखाई देता, अलग नहीं किया जा सकता तो मेड फ्रॉम आएगा। वहीं पे अगर कोई भी चीज एक से ज्यादा चीजों से मिलकर बनी होती है, जैसे हमने बोला कि द वॉल इज मेड ब्रिक, स्टोन, सीमेंट एटसेट्रा। तो अगर कोई भी चीज एक से ज्यादा चीजों से मिलकर बनी है तो वहां पर ना तो मेड ऑफ आएगा, ना ही साथियों मेड फ्रॉम आएगा। वहां पर आएगा मेड अप ऑफ। क्या आएगा? मेड अप ऑफ। तो ये ध्यान रखें आप चीज। तो तीन चीजें हमारे पास आती है। कोई भी चीज किसी रॉ मटेरियल से बनी हुई है और वो दिखाई देती है तो मेड ऑफ, नहीं उस अलग कर सकते, नहीं दिखाई दे सकती तो मेड फ्रॉम, और कोई भी चीज एक से ज्यादा चीजों से मिलकर बनी है तो क्या आ जाएगा? मेड अप ऑफ। तो आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे हम। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।